हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग का क्लास है लेक्चर नंबर 15 है। क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 15 है और वो भी आज गॉस थ्योरम स्टार्ट होगा। और उससे भी पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो लेक्चर नंबर 13 और 14 था क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत फ्लक्स, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको एक आध बता देते हैं। और न्यूमेरिकल पूरा नहीं, गुणा भाग आपको करना है। न्यूमेरिकल का पूरी जरिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग को फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये देखते हैं। जो हम लोग को फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2 × 10⁵ आई कैफ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल पकड़ना सीखिए, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 2 × 10⁵ आई कैफ न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम मतलब क्या होता है, किसका मात्रक है। अगर आपको थ्योरी मालूम है तो किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का। ऐसे पकड़ में आ गया, या मात्रक से पकड़ लेंगे वो किसका वैल्यू है, या फिर उसका आगे लिखा भी है। न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में वाई जेड तल में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र में वाई जेड तल है, उसमें कोई वर्ग स्थित है। देख लिया आगे दिखा हुआ है। और कितने भुजा का है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। दिया क्या क्या है आपको न्यूमेरिकल में, E इक्वल टू कितना दिया हुआ है, E इक्वल टू 2 × 10⁵ आई कैफ न्यूटन प्रति कूलम। ओके, इतना दे दिया। एक वेक्टर लगा दी क्योंकि ये सदिश के रूप में है, वैल्यू दिया है आई जे के है तो सदिश के रूप में, सदिश के रूप में तो सदिश फॉर्म में इसको लिखिए वेक्टर लगा कर, ठीक। वेक्टर ई का वैल्यू है। फिर लिखा है वर्ग की भुजा। जो वर्ग की भुजा है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदलेंगे 20 × 10⁻² मीटर। इतना आप लोग जानते हैं सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻²। अगर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, वर्ग का अगर क्षेत्रफल यदि हम लोग अगर निकालें वर्ग का तो कितना आएगा बच्चा लोग, A इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग में भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग कितना है, 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे 20 भी सही कितना होता है, 400 हो जाएगा। और गुणे 10⁻² की स्क्वायर करेंगे, घात में गुणा होता है, 2 दूना 4, 10⁻ कितना आएगा, -4। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻, कितना लिखेंगे, -4। और ये क्या है, 2 जीरो है, इस पावर में ऐड कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं। यहाँ पर -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। इतना मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज था तो मीटर स्क्वायर आ गया। एक क्षेत्रफल आ गया किसका, वर्ग का। अब वर्ग स्थित कहाँ है, वाई जेड तल में है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग का लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, वर्ग वाई जेड तल में स्थित है, स्थित है। तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो वर्ग की क्षेत्रफल इतना है। अगर उस क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में, क्षेत्रफल को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए किस दिशा में, वाई जेड तल में है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाई हो गई, ये वाई हो गया, ये जेड तल हो गया। सपोज कर लीजिए यक्स किधर है, इस दिशा में होगा। तो वाई जेड तल में कोई वर्ग स्थित है, वाई जेड तल में वर्ग स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा। हमेशा किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो तो निकाल लीजिए आप, गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई करके, और जो उसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसके पृष्ठ के लंबवत होगा। जैसे वाई जेड तल है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, ये इधर बाहर की ओर लंबवत, मतलब ऐसे वाई जेड का, तो इधर होगा। इस दिशा में कौन सा है, एक्स एक्सिस है। एक्स दिशा में कौन होता है सदिश है, आई कैफ। एक्स दिशा में जो सदिश होता है आई कैफ होता है, एकांक सदिश। और इसकी दिशा में जे और इसकी दिशा में के, ठीक है। वाई की दिशा में जे, जेड की दिशा में के। तो जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है वो किसकी दिशा में होगा, एक्स की दिशा में, तो आई कैफ होगा इसमें। तो ए की वैल्यू है 4 × 10⁻², और क्षेत्रफल है तो, और क्षेत्रफल वेक्टर लिखना है आई कैफ, ठीक। इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब आपको निकालना है वैद्युत फ्लक्स, निकालना है वैद्युत फ्लक्स किससे, वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या वेक्टर ए लिख लीजिए आप लोग, ठीक। ई की वैल्यू बताइए, ई की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको सदिश रूप में, ए का वैल्यू वहाँ हम निकाले हुए सदिश को, आप लोग इसको रख लीजिए वैल्यू 2 × 10⁻5 आई कैफ, फिर डॉट अदिश चिन्ह, देखिए भूलिएगा मत इसे, कितना है 4 × 10⁻² आई कैफ। गुणा करिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आई डॉट आई है तो क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना, 2 चौक 8, मतलब 2 4 जाए 8 हो जाएगा। और 10⁵ 10⁻² का अगर मल्टीपल होगा तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2 -
5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, 5 माइनस 2 3 आएगा। आई डॉट आई वैल्यू 1 होता है, ये आपका वैल्यू हो गया आंसर। हम बोले गुणा भाग करने के लिए देंगे, हम तो पूरा सॉल्व कर दिए। वैद्युत फ्लक्स मात्रा क्या होता है बच्चा लोग, कल बताए थे अभी 14 लेक्चर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, दिस इज योर आंसर, मोर आंसर, सबका आंसर। ओके, राइट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, वो है 2i का एफ प्लस 5j का एफ माइनस 3k का एफ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए यहाँ भी मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलम। वेक्टर ई इक्वल टू कितना है, न्यूटन प्रति कूलम दे दिया, तो न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का, और यहाँ दिया भी है वेक्टर ई इक्वल टू, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू 20i का एफ मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है। उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसमें वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। वेक्टर ई बता दे रहे हैं आप लोग को एक बार, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है बच्चा लोग। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अभी जस्ट इसके पहले आप लोग सॉल्व करवा दिए हैं, ऐसे ये फार्मूला लगा है। वेक्टर ई का वैल्यू पुट करना है, वेक्टर ए का वैल्यू पुट करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो वेक्टर ई का वैल्यू है आई जे के तीनों में, देखिए 2i का एफ प्लस 5j का एफ माइनस 3k का एफ न्यूटन प्रति कूलम है। वेक्टर ए इक्वल टू 20i का एफ मीटर स्क्वायर है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो सदिश का, जब सदिश में मल्टीपल होता है आई डॉट आई वैल्यू 1 होता है, कहेंगे सर जे डॉट आई की वैल्यू क्या होगा 0, के डॉट आई वैल्यू क्या होगा 0 है। ध्यान दीजिएगा, तो आई डॉट आई का वैल्यू ही प्राप्त होगा जैसे वहाँ किए थे, बाकी सब 0 कर लीजिएगा। ठीक, आप इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग को। ठीक, अगले से आप लोग क्वेश्चन राइट करना चाहते हैं राइट कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो हम आपको साइड में आपको हम प्रूव करके अभी लास्ट में आपको दे देंगे इंग्लिश में, आपको उसको स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यदि जो भी हो जिस तरीके से हो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, गॉस प्रमेय। देखिए गॉस हैं कौन, गॉस एक साइंटिस्ट हैं और वो कहे क्या थे, जो गॉस हैं वो वैद्युत फ्लक्स की ही गणना किए हुए थे। लेकिन कैसे वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना किए थे। कौन, गॉस ने। और कैसा बंद पृष्ठ था, ऐसा बंद पृष्ठ था जिसके अंदर क्या हो, आवेशबद्ध हो। ऐसा कोई पृष्ठ ले लीजिए, बंद पृष्ठ लीजिए जिसके अंदर क्या हो, आवेशबद्ध हो, तो उस पृष्ठ को, जो बाहर वाली पृष्ठ है क्या होगा, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कर सकते हैं। ठीक है, और उसी से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स जो है उसकी गणना गॉस थ्योरम से ज्ञात की जाती है। ठीक, तो गॉस का प्रमेय सबसे पहले आपको समझा दे, इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। सही है, देखिए जो आप लोग का डायग्राम है वो क्या है, देख लीजिए कोई आवेश है, वो कहाँ पर है, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर कोई आवेश, देखिए ओ केंद्र में आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, उसके चारों तरफ एक गोलाकार आर त्रिज्या का कोई पृष्ठ किया। देखिए त्रिज्या ले लीजिए या फिर कोई भी किसी प्रकार का पृष्ठ ले लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, कि आप कोई अगर वृत्ताकार पृष्ठ ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का पृष्ठ ले लिए, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो आवेश है, जैसे आवेश क्या है पहले यहाँ समझ लिया, आपको बता दे रहे, जैसे प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु ओ पर स्थित हो गया, बिंदु ओ पर स्थित है, इससे आर दूरी पर कोई पृष्ठ ले रहे हैं, आर दूरी पर कोई पृष्ठ ले रहे हैं और काल्पनिक पृष्ठ ऐसे खींचते चले जा रहे हैं। अब यही हम आपको बताना चाहते हैं, वृत्ताकार हो या किसी भी शेप का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आर दूरी कोई बिंदु पी स्थित है, इसी बिंदु पी से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं हम। तो किसके अनुसार निकलेंगे, गॉस थ्योरम से। कहें कैसे गॉस थ्योरम यहाँ लगेगा, तो आपको बताए हैं अभी कौन, जो गॉस थ्योरम होता है कहाँ अप्लाइड होता है, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ से बद्ध रहेगा तो उस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। देखिए इसे गॉसियन पृष्ठ से कहेंगे, क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ से आवेश बद्ध है, बद्ध मतलब बंधा हुआ है, इसके अंदर है, किसी पृष्ठ के यदि अंदर आवेश है
तो उस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, और इस पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, तो इससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना गॉस थ्योरम से ज्ञात करते हैं। ठीक, तो गॉस कहे हुए थे किसी भी पृष्ठ से, आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे, किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश, इस पृष्ठ से कितना आवेश बद्ध है, क्यू, इस आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब गॉस कहे हुए थे किसी भी गॉसियन पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से जब कोई आवेश किसी पृष्ठ से बद्ध रहेगा, तो उस बद्ध पृष्ठ, बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस बद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। यही गॉस थ्योरम है, याद रहे। ठीक, आप लोग बोले थे डायग्राम यदि समझेंगे तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार आप लोग फिर देख लीजिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस ने कहा हुआ था अगर यदि कोई आवेश है, ठीक है, कोई प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर स्थित है, इसके चारों तरफ कोई हम बंद पृष्ठ खींच दिए हैं, तो इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। गॉसियन पृष्ठ उसे कहते हैं जो किसी आवेश को बद्ध करता है, बांधता है। जैसे ये पृष्ठ इस आवेश को बांधा हुआ है, तो इसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। और गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं इस प्रमेय से। ठीक, तो कैसे गणना करते हैं, गॉस ने कहा हुआ था किसी बंद पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वह उससे जो बद्ध आवेश है उसका 1/ε गुना होता है। मतलब फाई इक्वल टू कितना आएगा, जो फाई इक्वल टू है Q/ε0, ये फार्मूला होगा। यही गॉस थ्योरम का फार्मूला है, इसे प्रूव भी करेंगे हम। ठीक है, आइए अब अपने आप पे टॉपिक चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट इसका जो होता है वो लिख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट आप लोग लिखने का हम तरीका बता दे रहे हैं। स्टेटमेंट इनका है क्या, कथन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट दो तरीके से हम बताते हैं, दोनों ध्यान दीजिए आप लोग। पहला यह, किसी बंद पृष्ठ, ब्रैकेट में गॉसियन पृष्ठ लिखिएगा, स्टेटमेंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। ये कथन है इनका। फिर उसके बाद ये हम राइट कर लेंगे, फिर इसके प्रूव करने चलेंगे। एक कथन यह है, अथवा करके उसी में हम लोग कर देंगे। इसी को ध्यान दीजिएगा। अब इससे मैथमेटिकल ढंग से फार्मूला मालूम है तो आप लोग थ्योरम निकाल लेंगे। देखिए फार्मूला यह है गॉस थ्योरम का। अब इसका कथन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या के अनुपात के बराबर होता है। हो गया, ये दो स्टेटमेंट हम लोग हो गया, आवेश और वैद्युत फ्लक्स के विद्युतशीलता के अनुपात को, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो गया, आइए अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ये हम लोग का स्टेटमेंट हो गया, मतलब कथन हो गया, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय का कथन हो गया, और ये डायग्राम हो गया आप लोग का। अब आते हैं इसको हम प्रूव करते हैं। और यदि आप लोग सुनिएगा, यदि गॉस थ्योरम का समाकलित रूप पूछे या समाकलन रूप पूछे, जिसके आगे और आप बढ़ा दीजिएगा कि वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन आप लोग जानते हैं। देखिए अभी कथन में थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं हम, समाकलित रूप भी लिख दे रहे हैं। एग्जाम में आए तो आप इसको यहीं तक छोड़िएगा या इसके आगे जहाँ तक हम बता रहे हैं कथन वहाँ तक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समाकलित रूप या समाकलन रूप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप लोग परिभाषा जानते हैं। परिभाषा कितने लोग को मालूम है, या परिभाषा के अनुसार जो सूत्र था वो क्या था बताइए आप लोग। फाई ई इक्वल टू आप लोग को मिला होगा, कितना मिला हुआ था, ई डॉट डी ए, इतना आपको मिला हुआ था। ये तो सूक्ष्म के लिए था फार्मूला, जब हम लोग क्योंकि डी लगा वो सूक्ष्म के लिए था, और समाकलित रूप कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा। ठीक, यदि हम इसको दोनों को अगर मिला दिया जाए, समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 कर दिया जाए, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, जो फाई ई इक्वल टू है आपका, फाई इक्वल टू इतना भी है, फाई इक्वल टू इतना भी है। ये कह सकते हैं फाई ई इक्वल इतना के इक्वल इतना, Q/ε0 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इतना डॉट इतना। ठीक, ये आपका दोनों यहाँ तक इसी को लिख सकते हैं। यह क्या है, गॉस थ्योरम का समाकलित रूप है, समाकलन रूप है। ठीक, ये आपका कथन हो गया। अब चलते हैं इस स्टेटमेंट को, कथन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं आप लोग का प्रूव कराते हैं। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम अपना बना लेते हैं। ठीक,
डायग्राम हाजिर है। डायग्राम में देखिएगा जो बिंदु ओ है, बिंदु जो ओ है उस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जितना बोल रहे हैं जितना डायग्राम के बारे में बोल रहे हैं वही लिखना ही पड़ेगा। आप लोग डायग्राम समझा करिए, लिखने वाला इजी हो जाएगा। तो कोई बंद पृष्ठ, कोई पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इतना हो गया, वो तो डायग्राम में दिख रहा है। अब लिखेंगे इस पृष्ठ पर, देखिएगा इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है जिसमें एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। सूक्ष्म लिए हैं, केवल सूक्ष्म है थोड़ा सा, ठीक। सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है और वह सूक्ष्म क्षेत्रफल कहाँ स्थित है, बिंदु P पर स्थित है। बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। उस बिंदु P की O से डिस्टेंस कितना है देख लीजिए आप लोग। उस बिंदु P की O से डिस्टेंस R है। O से डिस्टेंस OP की R कितना डिस्टेंस है, R है, ठीक। OP की डिस्टेंस R है। अब बिंदु P पर जो क्षेत्रफल वेक्टर E है और वेक्टर D है उनके बीच कितना कोण है, थीटा है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक। क्या लिखना है एक बार ध्यान सुनिए, उस पर लिखते रहे। किसी पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, हो गया इतना डायग्राम। फिर बंद पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर OP बराबर कितना है, R है। जो सूक्ष्म पृष्ठ है, पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है जिस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA में OP बराबर कितना है, R है। बिंदु P पर वेक्टर E तथा वेक्टर dA का बीच का कोण थीटा है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक। तो ऐसे हम राइट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये हम लोग का टॉपिक हो गया, जो सपोज कि आगे पीछे होगा चलेगा लेकिन छूटना ना चाहिए। ज़्यादा कोशिश करिए डायग्राम में, जितना सब कुछ क्वांटिटी यूज किए हैं, जितना वैल्यू यूज किए हैं, जितना सब सारा यूज किया डायग्राम वो सबको बता दीजिए, हमने बता दिया, ठीक है। अब डायग्राम में देखिए, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। बिंदु P मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसको टोटली इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। वो हम लोग को लाना Q/ε0। ध्यान दीजिएगा जो प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जो बिंदु P है उससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। उसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मालूम हो जाएगी तो वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि फाई बराबर होता है E.dA होता है, ठीक। तो फाई वैल्यू निकल जाएगा, वहाँ से E का वैल्यू पुट कर देंगे। तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, फार्मूला कितना था, E = 1/4πε0। पढ़ चुके हैं बच्चा लोग आप लोग। 4πε0 आवेश, जिस आवेश कारण उतना बटे डिस्टेंस कितना है OP, O के कारण P पर, मतलब O पर स्थित आवेश के कारण P पर निकल रहे हैं। तो OP डिस्टेंस कितना है, OP² मतलब R² है। इतना हो गया। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बिंदु P से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बिंदु P क्या है, बिंदु P पर जो क्षेत्रफल अवयव है वो सूक्ष्म है, dA है, तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, मतलब d∅e होगा। तो d∅ = कितना हो जाएगा, d∅ कितना P पर है, P पर क्षेत्रफल जो है, वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर E है और जो क्षेत्रफल है वो क्या है, dA है, E.dA, ठीक। इस समीकरण नंबर 2 हम इसे कर दे रहे हैं, लेकिन 2 हम अभी इसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि E और dA के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इसको ब्रेक करके क्या होगा, E.dA cos थीटा, ब्रेक कर दे रहे हैं, E.dA cos थीटा। समीकरण नंबर 2 अभी इसे मान रहे हैं, ठीक। अब क्या करें, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में पुट कर दे रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब रखेंगे कितना आएगा, d∅e बराबर, देखिएगा d∅e = E.dA cos E की वैल्यू कितना है, 1/4πε0। 1/4πε0 Q/R², इतना हो गया। और dA cos थीटा, dA cos थीटा इतना हो गया, ठीक। अब हम लोग का जो फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इतना कर ले रहे हैं। आप लोग फार्मूला आप लोग जाते हैं, इसके पहले पढ़ा थे लेक्चर नंबर 13 में घनकोण। जो नहीं पढ़े हो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को। आप लोग घनकोण क्या पढ़े हुए थे, घनकोण d ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा बराबर 4π पढ़े हुए थे। ओमेगा बराबर आप लोग 4π पढ़े हुए थे, लेकिन d ओमेगा बराबर आप लोग पढ़े हुए थे जब सूक्ष्म के लिए निकला था dA cos θ/r² पढ़े थे। तो देखिए यहाँ dA cos θ/r² है,
तो हम इसे घनकोण के रूप में चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं परंतु डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसके बराबर क्या था, डी ओमेगा। समझ में आया यहाँ तक? डी ओमेगा इक्वल टू इतना था, तो हम इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पर इतना लिख दीजिए। तो अब इसको इधर इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसके साथ करिए। अब हम लोग को देखिए, ठीक, देखिए इतना वैल्यू आ गया। तो जब इतना इक्वल टू इतना है तो कितना हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी है, लेकिन इतना अपन इतना का वैल्यू क्या है, डी ओमेगा। यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, डी ओमेगा। इस सूक्ष्म के लिए निकला है। अब संपूर्ण पृष्ठ से, जो संपूर्ण गौसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला, जो संपूर्ण गौसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, लिख दे रहे हैं ना, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई। देखिए डी नहीं लगेगा, समाकलन हो जाएगा, डी नहीं लगेगा। और यहाँ क्या होगा, समाकलन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। देखिए ये सब कांस्टेंट है, इस पर तो इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लगेगा ओमेगा, डी ओमेगा पर, क्योंकि ये क्या है, डी ओमेगा क्या है, घनकोण। घनकोण अभी सूक्ष्म है, जब समाकलन करेंगे पूरे घनकोण मिल जाएगा। और पूरा टोटल घनकोण कितना होता है, 4 पाई के इक्वल होता है। तो यही लिख दे रहे हैं परंतु, यहाँ लिख दीजिएगा घनकोण डी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई, इतना होता है, इतना होता है x के इक्वल। और जब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये घनकोण का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई से उचर गया, क्या बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस थ्योरम का फार्मूला प्रूफ हुआ। ओके, ये आपको गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। और इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, जल्दी करिए। हो गया। एक बात सुनिए आप लोग, इसे रिवीजन कर लीजिए आप लोग, समझ लीजिए। जो नेक्स्ट आप लोग का लेक्चर क्लास होगा वो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग चलेगा। इसमें अनुप्रयोग 3 आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तीनों पढ़ाने के बाद डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन कराने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना भी पढ़ा चुके हुए हैं उसे रिवीजन कर लीजिए आप लोग, आज का भी, इसके पहले का भी, और जो 3 पढ़ाएंगे उस पर, क्योंकि आप लोग को 20 न्यूमेरिकल कम से कम हम देंगे सॉल्व करने के लिए। लास्ट मतलब आप लोग 28 तारीख को, 27 से 28 तारीख को सब कोशिश करेंगे, 27 को नहीं तो 28 को जरूर हम आपको देंगे। 27 तारीख न्यूमेरिकल आप लोग देंगे। देखते हैं इस बार कितने लोग टेस्ट में शामिल होते हैं। 27 तारीख के समझ लीजिए आप लोग का एक टेस्ट है, जो आप लोग लेक्चर क्लास रहेगा वो टेस्ट के रूप में रहेगा, ठीक। उसमें आपको इन्वॉल्व, देखिए पिछली बार केवल आनंद मौर्य भदोही के पिपरी गांव से आनंद मौर्य ही केवल इन्वॉल्व हुए थे। इस बार देखिए लेक्चर क्लास वो टेस्ट में कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोग टेस्ट देते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर नए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को ऐसी वीडियो आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।